नीति आयोग ने आज से 3 महीने का संपूर्णता अभियान किया शुरू। कार्यक्रम के तहत देश के 112 जिलों और 500 प्रखंडों में 6 संकेतकों के आधार पर परिपूर्णता प्राप्त करने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में चंडीगढ़ में करीब 1000 लोग भाजपा में हुए शामिल। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर साधा निशाना। देश ने गेहूं उत्पादन में नया रिकॉर्ड किया कायम। केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुमान के अनुसार देश में कुल 112.92 मिलियन टन गेहूं का हुआ उत्पादन। T20 विश्व कप जीतकर स्वदेश लौटी भारतीय टीम का शानदार स्वागत। टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। टीम को सौंपा जाएगा 125 करोड़ का इनामी चेक। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग ने आज से 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू कर दिया है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 6 प्रमुख संकेतकों पर आधारित परिपूर्णता हासिल करने के लिए आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में अनवरत प्रयास किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के 112 जिलों और 500 प्रखंडों में संकेतकों के आधार पर परिपूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य है। संपूर्णता अभियान प्रदर्शन के जिन प्रमुख संकेतकों पर ध्यान देना होगा उनमें शामिल है ऐसी गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत जिन्हें देखभाल के लिए पंजीकृत किया गया है, मधुमेह से पीड़ित लोगों का प्रतिशत, हाइपरटेंशन से पीड़ित लोग, ऐसी गर्भवती महिलाएं जिन्हें अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जा रहा है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने का प्रतिशत और ऐसे स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत जिन्हें प्रखंड स्तर पर राशि दी गई है। अभियान के अंतर्गत हर क्षेत्र में परिपूर्णता की प्रगति की निगरानी की जाएगी, जागरूकता लाई जाएगी और अभियान के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन पर नजर रखी जाएगी। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत हरियाणा के 7 प्रखंडों का चयन किया गया, जिसमें भिवानी के बहल और लोहारू ब्लॉक भी शामिल हैं। चयनित प्रखंडों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्नत करना है ताकि कमजोर वर्गों का विकास हो सके। इसी कड़ी में बहल में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान नीति आयोग की कोऑर्डिनेटर मायरा प्रियदर्शनी और लोहारू के एसडीएम अमित कुमार ने कार्यक्रम की रूपरेखा को आमजन को समझाया। इसके तहत बहल के राजकीय महिला महाविद्यालय में इन बिंदुओं पर कार्य करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों और आमजनों को शपथ दिलाई गई। पेंटिंग प्रतियोगिता के अलावा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और स्वयं सहायता समूह स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर नीति आयोग की कंसल्टेंट मायरा प्रदर्शनी और लहारू खंड के एसडीएम अमित कुमार ने जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि संपूर्णता अभियान को सफल बनाने में फ्रंट लाइन वर्कर अहम भूमिका निभा सकते हैं। वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य करने में सक्षम हैं। आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। आज आप अपने गांव से शुरू कर रहे हैं, अपने ब्लॉक से शुरू कर रहे हैं, अपने जिले तक जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे, अपने ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे, अपने जिले को आगे बढ़ाएंगे, यकीन हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी आपका बहुत बड़ा हाथ होगा। ये 100% करना है। इसका सिर्फ ये मतलब है, छोटा सा बस ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने उसमें ऑलरेडी पहले से ही सफलता पा ली है। जो विकास के मामले में पिछड़े हुए हैं उन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें KPI बोलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उन पर हमें काम करना है, जिसमें आपके एजुकेशन से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, पोषण से संबंधित और तमाम अन्य विकास से संबंधित मुद्दों की जो है बात की जाएगी और किस तरह से अगले आगामी 3 महीनों में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जन भागीदारी की मदद से उन लक्ष्यों को जो है एक समयावधि के अंदर हम लोग जो है अचीव करने का कार्य करेंगे। बहल के BDPO विनोद कुमार और बहल ब्लॉक की वाइस चेयरमैन प्रमिला ने बताया कि वो इस अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाएंगे ताकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर पहले से बेहतर हो सके। इससे फायदा ये होगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जिस मूल रूप से ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और जो ब्लॉक का राष्ट्रीय स्तर है वो हमारे जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाएंगे। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है जी और सबको खुशी मिली है जी। मैं गांव सुदिवास बहल ब्लॉक वाइस चेयरमैन प्रमिला और आज का कार्यक्रम देखकर बहुत खुशी मिली महिलाओं को। उधर नूंह में भी आज संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। प्रखंडों के अभियान में नूंह और पुन्हाना ब्लॉक शामिल है। लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और आंगनवाड़ी कर्मियों ने हिस्सा लिया।
एसएचजी की महिलाओं ने एक प्रदर्शनी भी लगाई। इस दौरान उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गट्टा और नीति आयोग के उप सलाहकार अमित भारद्वाज ने इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को अभियान को सफल बनाने की शपथ भी दिलाई। उपायुक्त ने कहा कि हर महीने अभियान की समीक्षा के लिए एक बैठक की जाएगी। इसमें हेल्थ, एजुकेशन, फिर एग्रीकल्चर, फाइनेंस, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे लगभग 6 पैरामीटर्स हैं, चाहे इंडिकेटर्स हैं, जिनके विभिन्न पैरामीटर्स पे 3 महीनों के अंतर्गत उनको सैचुरेशन करने के लिए प्रोग्राम चालू किया गया है, संपूर्णता अभियान, जिसके अंतर्गत ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इन 6 इंडिकेटर्स के वो की कंप्लीट किए जाएंगे, उनको सैचुरेट किया जाएगा एक मिशन मोड के अंतर्गत। रैंकिंग में कुछ पैरामीटर्स, कोई हमारे से दूसरा जिला है वो कुछ पैरामीटर्स में इम्प्रूव कर गया, कई बार हम किसी चीज़ में, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक सिर्फ मोटिवेट करने के लिए रैंकिंग सिस्टम है। नीति आयोग के उप सलाहकार अमित भारद्वाज ने पत्रकारों को बताया कि अभियान का मकसद चयनित जिलों और प्रखंडों को अग्रिम पंक्ति में लाना है। अराउंड 500 के आसपास ब्लॉक्स पूरे देश में हमने सेलेक्ट करे हैं, जिसमें अराउंड 48 के आसपास इंडिकेटर्स हमने उस पर वर्क करना है, जिसमें से 6 इंडिकेटर्स के लिए हम एक डेडिकेटेड प्रोग्राम अभी 3 महीने का लॉन्च किया है, जिसको संपूर्णता अभियान के नाम से हमने नाम दिया है। नीति आयोग इसको सारे जो डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी ब्लॉक्स के साथ डायरेक्ट डायलॉग कर रहा है, और डायरेक्ट डायलॉग के साथ हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग के साथ साथ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम कुछ स्कीम्स के साथ कन्वर्जेंस भी करवाएंगे, जिसमें कुछ मिनिस्ट्रीज की, भारत सरकार की स्कीम्स भी होंगी, उसमें भी कन्वर्जेंस की जरूरत है। जैसे समग्र शिक्षा अभियान है एजुकेशन मिनिस्ट्री का, उसमें जहाँ कन्वर्जेंस की जरूरत है हम उसमें गति प्रदान करवाएंगे नीति आयोग की तरफ से, और अच्छी गति से इस पे काम हो पाए, जिससे जो सर्विसेज हैं पब्लिक को जो मिलनी चाहिए वो सबसे जल्दी से जल्दी सबसे लोएस्ट स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी को वो पहुँच पाए। सरकार ने मंत्रिमंडल की विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति में 11 सदस्य होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह समिति के सदस्य होंगे। वहीं मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी होंगे। समिति में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। मंत्रिमंडल की 10 सदस्यीय संसदीय कार्य समिति की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति में प्रधानमंत्री सहित 14 सदस्य होंगे। नियुक्ति कार्य समिति में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह होंगे। मंत्रिमंडल की अन्य समितियों का भी गठन कर दिया गया है। और इधर चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कांग्रेस समेत दूसरे दलों के 1000 नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आई किरण चौधरी के नेतृत्व में सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नंबरदार और गांव के मौजूद लोगों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि बंसीलाल ने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी है। भाजपा का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ लोगों को गुमराह करने की राजनीति करती है। क्योंकि मेरा भी कई बार किसी न किसी काम को लेकर के चौधरी साहब से मिलना रहा है, क्योंकि पार्टी में काम करते थे, किसी न किसी विषय के ऊपर मिलना होता था। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी से भी कई बार मेरा मिलना हुआ है, कोई काम को लेकर के, क्योंकि गठबंधन में सरकार थी। कई चौधरी साहब से तो सीखने को मिलता था, गजब की बातें करते थे, आप सबको मालूम है। और आज आप सब इतनी भारी संख्या में आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बहुत सीनियर लीडर बैठे हैं यहाँ पर, और बड़े मजबूत बैठे हैं। ये बड़े मजबूत भी हैं, सीनियर भी हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा में अब की बार नायब सिंह सैनी की सरकार आना तय है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास के काम किए हैं, यही कारण है कि तीसरी बार सत्ता में बीजेपी आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल देर शाम चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया।
इस दौरान उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। बाद में मुख्यमंत्री एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस बाप बेटा की पार्टी बनकर रह गई है। जल्द ही कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने इनेलो और जेजेपी पर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनेलो और जेजेपी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट किया और खुद की हालत खस्ता करवा ली। इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि एक दूसरे को गालियां देने वालों ने गठबंधन किया और प्रदेश और देश की जनता को गुमराह कर वोट हासिल की। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र के मंदिर में हिंदुओं को अपमानित किया है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विकास के मामले में प्रदेश लगातार अग्रसर है। राहुल गांधी के अंदर निकल करके आई है, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन थी। फ्रस्ट्रेशन इसके कारण थी क्योंकि इनकी पीढ़ियों ने देश में शासन नहीं, भ्रष्टाचार का शासन किया है। भ्रष्टाचार अगर आप देखें, उनके जो जो पीढ़ियाँ थी, हर पीढ़ी के अंदर देश ने भ्रष्टाचार को झेला है। और यही पूरी की पूरी पोजीशन ये जब ये यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंदर भी बड़े बड़े घोटाले हुए, चाहे जजपा है, चाहे इनेलो है, कि आप थोड़ा अपने पैरों पे खड़े हों और आप संघर्ष करें। नहीं तो जो चौधरी देवीलाल जी की विरासत थी, जो चौधरी देवीलाल जी ने काम किए हैं, जो एक नाम कमाया था, उस नाम को आप थोड़ा सा कायम रखें, मैं ये कहना चाहूँगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक कोने में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार बैठकें कर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बार सिरसा की जनता बीजेपी को पूरा सपोर्ट करेगी। किसानों के विरोध के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हो या सरपंच, कोई भी बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा। किसानों को बीजेपी सरकार ने खराब फसलों का रिकॉर्ड मुआवजा दिया है, जबकि कांग्रेस के शासन में किसानों को नाम मात्र ही मुआवजा मिलता था। 5 की 5 विधानसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके कमल का फूल चंडीगढ़ जाएगा, ये संकल्प लिया है। कि कांग्रेस से बहुत बड़े बड़े नेता विमुख होकर के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस ने बोल तो दिया 100-100 गज के प्लाट, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। हमने उसको योजनाबद्ध तरीके से कागज भी देने का काम किया, कब्जा भी देने का काम किया। इस दौरान भाजपा नेता गोविंद कांडा ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष सिरसा के लोगों की मांगों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने धिंगतानिया और सलारपुर माइनर का निर्माण, शहर में बहुमंजिला पार्किंग की व्यवस्था और मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू करवाने की अपील की। और हमारे राष्ट्रपति जी ने उसकी नींव रख दी कि जल्दी से जल्दी आप सिरसा में टाइम देके मेडिकल हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दें। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा। ये 3-4 काम है और सिरसा एक बहुत बड़ी पार्किंग सुविधा के लिए तरस रहा है। बहुत सिरसा के अंदर पार्किंग सुविधा नहीं है, वो भी आपके आशीर्वाद से सीएम अनाउंसमेंट है, वो भी अगर जल्दी मिल जाएगी तो वो 4-5 हजार गाड़ियों की बाजार के बीचों बीच एक पार्किंग सुविधा मिलेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज चंडीगढ़ स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और निवेश को गति देना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान हरियाणा में कई निवेश हुए हैं। केंद्र सरकार भी ये बात मानती है कि हरियाणा असुरक्षित है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार करना प्राथमिकता होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई मनभेद नहीं है, मतभेद जरूर हो सकता है। हरियाणा भाजपा में नेताओं के अलग अलग समूह बने हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान तय करेगा। नतीजा आया लोकसभा का, वो क्लियर इंडिकेशन लोगों ने दे दी है, अपनी प्रेफरेंस कांग्रेस के लिए दे दी है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार लोगों ने मन बना लिया है 36 बरादरी ने कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाना है। जो हम कह रहे हैं वही करते जा रहे हैं। 9.5 साल तक तो किया कुछ नहीं। 3 महीने पहले कोई भी इनका घोषणा कोई यकीन नहीं कर रहा। लोगों का इनसे विश्वास उठ चुका है, ये कुछ कर ले में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। हाँ, गुटबाजी है
भारतीय जनता पार्टी का। अब पीछे वहाँ आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ, कोई उनके नेता दिखाई दिए नहीं। ये आपके सामने है, रोज बयान स्टेशन पर रहे हैं। बाकी ये है कि हमारी पार्टी जो है प्रजातंत्र की पार्टी है। मतभेद हो सकते हैं, मेरा भी किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये एमएलए और हाईकमान फैसला करेंगे। कोई निर्धारित नीति है, कोई नई बात नहीं। हरियाणा में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने आज रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन के तौर पर बैठकें की जा रही है। इस दौरान पदाधिकारियों के मन की बात पूछी जा रही ताकि संगठन और सरकार के बीच की कमियों को दूर किया जा सके। उन्होंने भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर चौधरी और राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा में एक जिले का मुख्यमंत्री होता था, लेकिन हमारी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना और प्रदेश में एक समान विकास हुआ। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मैं आशा करता हूं अगले विधानसभा को सुचारू रूप से संगठन में काम करना और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरीके से एक छोटे पद से उठ के गरीब घर से उठ के मुख्यमंत्री के नाते काम करना शुरू किया, मैं आशा करता हूं हरियाणा वासी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारे मुख्यमंत्री और आज के दिन अध्यक्ष भी है, इनको साथ लेके सुचारू रूप से काम करके जनता को हित में सभी काम को लेके आगामी विधानसभा के लिए तैयारी करेंगे और बाकी जनताओं को सरकार की केंद्र एवं राज्य सरकार की दोनों विषय को सामने रखेंगे और जनता को साथ लेके संगठन में काम करेंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की कार्यसूची में 11 शिकायतें शामिल थी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में जेपी दलाल ने कहा कि यह समिति का उद्देश्य यही है कि जनसाधारण की समस्याओं का समाधान हो, वहीं जनता को घर बैठी ऑनलाइन माध्यम से विकसित देशों की तर्ज पर योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में समाधान शिविरों के माध्यम से शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसा डूबने पर चिंता जताते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश पर ही फिलहाल कार्यवाही हो रही है। कार्यकुशलता को इससे मापा जाएगा कि हमारे पास शिकायतें कम आए। अगर वो अपने आप ही लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं तो उनको यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा परिवादी को। यहाँ पर जो आते हैं गंभीरता से हमने उनकी सुनवाई की। ज़्यादातर मामले थे वो कोर्ट कचहरी में जुटे हुए हैं या बीमा मुआवजा का जो बिल्डर से संबंधित है। मैंने बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। ओमेक्स सिटी कॉलोनी के होम बायर किसान थे, मैंने उनको कहा है कि उनको रेरा में जाने की प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि वो अपने अधिकार की रक्षा कर सकें। वित्त मंत्री ने हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा भी और भी बहुत सारे आदमी अगर ये सपना लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन सरकार बनाने का फैसला हरियाणा की जनता करेगी। और जिस तरह से हमने काम किए हैं गरीब कल्याण के, गरीबों को नौकरी देने के, बगैर सिफारिश के नौकरी देने के, मुझे लगता है कि लोग जो है जिस तरह से देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा में भी बनी। देश ने गेहूं उत्पादन में नया रिकॉर्ड कायम किया है। भारत सरकार द्वारा जारी तीसरे अनुमान के अनुसार देश में कुल 112.92 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। संस्थान ने 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा था। गेहूं का रकबा घटने के बावजूद करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्मों के कारण यह संभव हो पाया है। हरियाणा से देश के 60% किसानों ने इस बार गेहूं की नई किस्मों की बुआई की थी। गेहूं उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए संस्थान ने गेहूं की 2 ऐसी किस्में तैयार की जो 60% कम पानी के बावजूद अच्छा उत्पादन दे सकती हैं।
संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने बताया कि बढ़ते तापमान के कारण फसलों की पैदावार में गिरावट न आए, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान ने गेहूं की 2 किस्में DBW 377 जो कि मध्य क्षेत्र के लिए और दूसरी DBW 359 विकसित की है, जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये किस्म जिंक, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होगी, जिससे लोगों में पोषण की कमी दूर होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को इस वर्ष से नई प्रजातियों का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। तो गेहूं का इस बार प्रोक्योरमेंट हुआ है, वो करीब 26.6 मिलियन टन के आसपास हुआ है और पहले से भी कुछ स्टॉक में था गेहूं, तो इसलिए काफ़ी स्थिति अच्छी है। जहाँ तक नई प्रजातियों का सवाल है, 2 ही नई प्रजातियाँ हमारे संस्थान से अब आ रही हैं इस साल, और एक है DBW 377 जो मध्य क्षेत्र के लिए है, समय से बिजाई के लिए और सिंचाई वाले साधनों जहाँ है वहाँ के लिए। दूसरी वैरायटी आ रही DBW 359, ये 2 क्षेत्रों के लिए है, मध्य क्षेत्र और प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसकी एक खासियत ये है कि ये कम पानी में भी अच्छी उपज दे जाती है, तो इसलिए उस एरिया के लिए 2 वैरायटीज़ अच्छी आई हैं इस बार। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि मध्य क्षेत्र में थोड़ा सा इस साल प्रोडक्शन कम हुआ है, तो मुझे लगता है कि भरपाई और भी तरीके से होगी, जो अच्छी प्रजातियाँ पहले से हैं, और ये 2 और प्रजातियाँ इस बार किसानों तक पहुँचेंगी। T20 की विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज दिल्ली पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। दिल्ली पहुंचने के कुछ देर बाद टीम लोक कल्याण मार्ग से प्रधानमंत्री आवास पहुंची। वहां टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय क्रिकेट टीम बारबाडोस में इतिहास रचकर स्वदेश लौटी है। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने T20 क्रिकेट की नई बादशाहत बनी और दक्षिण अफ्रीका को पहली बार विश्व विजेता बनने से रोक दिया। हाई वोल्टेज मैच में कैसे टीम ने जमाया खिताब पर कब्जा, देखिए एक खास रिपोर्ट। T20 विश्व कप की ट्रॉफी लेकर जैसे ही टीम इंडिया स्वदेश लौटी तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही भारतीय टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उत्साही प्रशंसकों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट और इंडिया इंडिया के नारों से टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। जीत की ट्रॉफी का दीदार करने तड़के सुबह एयरपोर्ट पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों की जीत के नायकों की जय जयकार से समूचा वातावरण गूंज गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विजय की ये ट्रॉफी टीम इंडिया के लिए तो अहम है ही, लेकिन ये ट्रॉफी उन तमाम प्रशंसकों के लिए भी उतनी ही खास है जो सालों से टीम इंडिया की इस बड़ी जीत का इंतजार कर रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब टीम इंडिया होटल पहुंची तो वहां भी जीत के नायकों का स्वागत केक काट कर हुआ। टीम इंडिया के स्वागत का सिलसिला अभी यहीं नहीं रुकने वाला। दिल्ली में इस जोरदार स्वागत के बाद टीम आज शाम मुंबई में होने वाले भव्य स्वागत समारोह में हिस्सा लेगी, जहां भारतीय टीम जीत की ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम, कोच और उसके सहयोगी स्टाफ को सम्मानित किया जाएगा। किसानों ने पिछले करीब 5 महीनों से अंबाला के शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर रखा है। अब बॉर्डर खुलवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। व्यापारिक संगठनों के बाद अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की अगुवाई में आज बॉर्डर खुलवाने के लिए सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता निर्मल सिंह ने कहा कि जो किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे उन्हें दिल्ली जाने देना चाहिए, क्योंकि ये उनका अधिकार है। बंद पड़े रास्ते से अंबाला के व्यापारियों का काम पूरी तरह से ठप हो गया और उनका खर्चा निकलना मुश्किल हो गया। उन्होंने सरकार से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की। धरना किसानों ने शंभू बॉर्डर पर लगा रखा है और सरकार उनको दिल्ली जाने से रोक रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ये जो है रास्ता खुलवाए और लोगों को जाने दें। उनका जाने का अधिकार भी है और सब लोग जाकर रामलीला में अपनी बात अपोजिशन के और दूसरे लोग कहते आए हैं और कहेंगे भी। यहाँ पर इनके जो रास्ता बंद है उससे हमारा अम्बाड़ा शहर के कपड़े व्यापारी और दूसरा कारोबार और अम्बाड़ा कैंट का बहुत हिट हुआ है। ये शहर बॉर्डर पे है और बहुत बड़ा एरिया पंजाब का इसके साथ लगता है। वहाँ से लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं, तो वो आने रहे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सरपंचों को लेकर की गई घोषणाओं के बाद प्रदेश भर के सरपंचों में खुशी है। इसी कड़ी में आज अंबाला जिले के सैकड़ों सरपंच परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल के निवास पर सरकार का आभार व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने सभी सरपंचों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान असीम गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सरपंचों की बड़ी मांग पूरी की और अब सरपंच गाँव में और तेजी के साथ विकास के काम करवा सकेंगे। सरकार ने सरपंचों को और भी कई सौगातें दी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश देते हुए एक लोक कल्याणकारी फैसला लेते हुए 21 लाख रुपए की घोषणा जो हमारे सभी सरपंच साथियों के लिए कि अपनी बिना टेंडर के और उनकी मिट्टी का जो मसला था, उनके मानदेय का जो मामला था, उनकी और ACR जो है ग्राम सचिव की लिखने तक देने की पावर, बहुत से ऐसे सरपंच साथियों के जो डिमांड्स थी उनको पूरा करने का काम किया। सरपंचों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए उन्हें 21 लाख रुपए तक के विकास काम करवाने की मंजूरी दी। इससे गांव के विकास में तेजी आएगी। जो और भी कार्य हैं, जैसे पंचायत में गांव में कोई भी स्वतंत्रता दिवस हो, कोई भी प्रोग्राम हो सरकारी, उसके लिए भी जो 30,000 का किया है सरपंचों को खर्च करने का, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण का और सभी अधिकारियों का और मंत्री जी का सबका तहे दिल पावर बढ़ा के 21 लाख तक कर दिया। बिना ही टेंडरिंग के हम जैसे भी है अपने मर्जी से अकॉर्डिंग पैसे लगा सकते हैं। इसमें हमारे मंत्री जी असीम गोयल जी का बहुत बड़ा श्रेय था। हम पहले भी इलेक्शन से पहले MP के चुनाव से पहले करनाल गए थे, तब भी हमें CM साहब ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा उसके बाद सरपंचों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और जैसे ही उन्होंने वादा किया था उसी तरह कर भी दिया है। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए सभी सरपंच अपने अम्बाला ब्लॉक से आए थे। ये बहुत बड़ी सौगात है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है। 21 लाख तक की पावर कर दी है और भी बहुत अन्य सुविधाएं जो दी हैं, जो गांव में छोटे छोटे समस्याएं थी उनको दूर कर सकेंगे। अब सभी सरपंच इस कार्य को बड़ी अच्छे तरीके से धरती पर कर सकेंगे। PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत फतेहाबाद में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। MSME विभाग के सहायक निदेशक गुरु प्रताप सिंह ने बताया कि यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने में लाभकारी साबित होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति इस योजना का पात्र बनकर स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकता है। सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। इस स्कीम के तहत इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी दोनों में ही सरकार सहायता देती है। इसमें 35% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें टर्म लोन है, जो उसका 35% सरकारी ग्रांट दी जाती है, जो कि अधिकतम सीमा इंडिविजुअल के केस में 10 लाख तक है। और अगर जो ग्रुप हैं जैसे स्वयं सहायता समूह है, हमारे फार्मर्स के ग्रुप है, FPOs है, और वो अगर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसमें आवेदन करते हैं तो इसमें 10 करोड़ तक के प्रोजेक्ट कवर होते हैं। आयोजन में आए प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और बताया कि इस तरह के आयोजन से उन्हें स्वयं का रोजगार शुरू करने में काफी मदद मिलेगी। जानकारी दी कि उनके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं निकली हुई हैं जिसका वो फ़ायदा ले सकते हैं और अपना नया उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में देखो जी जॉब वगैरह तो है नहीं, लेकिन आज के टाइम में अगर पर्सन चाहे तो सरकार की सहायता से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो हमें कुछ जानकारी दी गई है। हमने यहाँ पर बहुत से उद्योगपति जो आए थे और उनके से हमने जानकारी लेके प्राप्त की हम कौन कौन सा उद्योग स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ आकर पता लगा कि जहाँ पर बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट आए हुए हैं जो अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं। मेरे को भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना था और मेरे पास पैसे की कमी थी और मुझे पता लगा कि सरकार जहाँ लोगों की बिजनेस करने में सहायता कर रही है। यहाँ पे हम शहद के बारे में बता रहे हैं कि शहद की गुणवत्ता क्या है, इसको खाने के कितने फ़ायदे हैं, कितने % है ये 100% प्योर है जी। एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है यहाँ पे 6 ऋतु आती है और 6 ऋतु में अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं। सभी फूलों का शहद हमारे पास मिलता है।
हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार उनके पोषण पर खास ध्यान दे रही है। जिन माताओं ने अपने नवजात शिशुओं और स्वयं की देखभाल करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है, ऐसी 444 माताओं को अंबाला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 15 जुलाई को बेस्ट मदर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने चंडीगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि बेस्ट मदर अवार्ड के तहत ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने पर महिला को 4,000, दूसरे स्थान पर 3,000 और तीसरे स्थान पर आने वाली महिला को 2,000 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।